तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। देर से आने के लिए सबसे पहले तो माजरत, और कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हम उन पर बात करें, न सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम पर बात करें, पाकिस्तान में आम आदमी के मसाइल पर बात करें, पाकिस्तान में बिजनेसमैन के मसाइल पर बात करें। आज ये स्पेशल शो हम करना जा रहे हैं जिस पे हम आम आदमी के मसाइल के हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। फिर इलेक्शन हो गया, अब सिर्फ वो कहते हैं ना डेजिग्नेशन अनाउंस होने हैं, पीएम का नाम अनाउंस हो जाएगा, डिफरेंट सूबों में सीएम के नाम अनाउंस हो जाएंगे, काबीना के नाम कुछ अनाउंस हो गए हैं, कुछ होना बाकी हैं, और फिर ये सिलसिला चलेगा। उससे आम आदमी के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर अभी से ही जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी से फिर इस इलेक्शन को सस्पेंड करने की बातें की जा रही हैं। क्या ये बिज़नेस कम्युनिटी कितना इस पर सर्वाइव करेगी, इकनॉमी को कितना धचका लगेगा फिर से। टाइम कम लूँगा, तारुफ पर आते चलूँ। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप नौजवान बिजनेसमैन होने के साथ साथ आपकी पाकिस्तान की इकनॉमी बड़ी गहरी नज़र है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप खासी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, एंड रियल एस्टेट सेक्टर में। राना नुमान इस्लाम साहब, खुश आमदीद कहेंगे सर। राना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN की सीनियर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में आपका शुमार है। आपकी बड़ी एक लेगेसी है PMLN के साथ। सैयद निसार शाह, बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा अच्छा तजिया देते हैं। CEO हैं आप Aeroplan.pk के शकील अहमद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सिद्दीकी साहब आपने टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपने भी कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पर भी हमारी कोशिश होगी कि हम एक तजिया लें, लेकिन हम आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सैयद निसार शाह, चूँकि आप PMLN हुकूमत बनाने की ज़्यादा ख्वाहिशमंद है, शाह साहब बना लेंगे हुकूमत आसानी से या कि कुछ रुकावटें आएंगी? और पीपल्स पार्टी को आपके साथ बिठाने के लिए सिंध में एहतजाज की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद हुसैन। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुल्क में इंतखाबात हो गए। मैं इसको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम आवाम को कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उस में जो हुकूमत आगे आएगी तो उसमें तो हमने ये कहा है हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब ने कि जिनको हुकूमत बनानी है तो अगर किसी के पास मैंडेट है तो वो बिल्कुल आए और मैदान में और अपनी हुकूमत बना लें, और अगर हुकूमत किसी के पास मैंडेट नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को, ये मुल्क देखे ना, मैं नहीं समझता कि दोबारा इलेक्शन, जो हालात इस वक्त आपके हैं, जो मैंडेट मिला है तमाम पार्टियों को, तो वो नहीं मिला है, दिया गया है। नहीं, मैं तो देखा ना, अवाम ने वोट दिया। ये सब ये कह रहे हैं दिया गया है, दिया गया है। आज GDA वाले कह रहे थे जाम शोरों में दिया गया है। देखिए, वो तो बिल्कुल कहेंगे कि मैं तो नहीं समझता कि जो हारता है वो ये बात जरूर कहेगा। और हमने देखा ना, हमारी भी कुछ कोशिश थी कि हम 120 पे जाएंगे। हमारी जो टारगेट था 120-125 का हमारा था। अभी अगर हम 79 पे खड़े तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम कहेंगे कि जी बिल्कुल ये तो कोई इलेक्शन ही नहीं है, तो ये इलेक्शन, तो फिर आपने इलेक्शन में ऐसा कैसे लिया? और आपने इलेक्शन में जब कंटेस्ट किया और आखिरी दिन तक, आप सुबह तक, अगर आपको इलेक्शन ठीक नजर नहीं आ रहा था तो आप सुबह इलेक्शन से बाइकआउट कर लेते, जो मेरे ख्याल से कुछ पार्टियां करती भी आई हैं आज तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद आज अगर आप कहते हैं कि जो दोबारा इलेक्शन हो या ये हमें मंजूर नहीं है, और ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और इस वक्त पाकिस्तान इसका मतअमल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इसके साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस बिल्कुल एक हुकूमत आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ अगर किसी का वाज़ेह मैंडेट नहीं है तो वो किसी इत्तेहाद कर सकते हैं। इत्तेहाद तो किसी दुनिया में मना नहीं है, किसी मुल्कों में मना नहीं है। आपके पास अगर सीटें हैं कम है तो आप किसी के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर आपकी कुछ चीजें हैं वो आप एक दूसरे को दे सकते हैं। मुल्क के मफाद में आपको ये करना पड़ेगा, मुल्क के मफाद में करना पड़ेगा। आके आपका पॉइंट, नौजवान बिजनेसमैन के साथ साथ सर आप कहाँ खड़े हैं? अब तो नई हुकूमतें बनने जा रही हैं, अब तामीर और तरक्की का सफ़र फिर शुरू होगा। जो वो इन्वेस्टर से उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक के रखी थी कि चले जी पहले इलेक्शन हो जाएं, ये मामला निमट जाए तो फिर हम, वो कहते हैं ना, तिजोरियों के मुंह खोलेंगे। आप कैसे देखते हैं? साल भाई, हम तो पिछले 2 साल से यही देख रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी आए, और जो भी हुकूमती मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाईजान ने बोला इलेक्शन हो गए, शुक्र है अल्लाह पाक का।
लेकिन अब ये सेटल डाउन हो जाए जो भी गवर्नमेंट आनी है, ताकि इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को सिक्योरिटी मिले। बिजनेसमैन लाइक बर्ड, आप पत्थर फेंकेंगे वो उड़ के चला जाएगा। तो आप बिजनेसमैन को यहाँ पर सिक्योरिटी देंगे तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगा हर किस्म के बिजनेस में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, वो अपैरल हो, क्लोथिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बिजनेसमैन जो है वो अपना पैसा उठाकर और बाहर निकल रहा है, अपॉर्चुनिटीज देख रहा है करीब करीब ममालिक के अंदर, जहां वो पाकिस्तान में भी इजीली अपनी अप्रोच रखे, आना जाना भी लगा रहे, वालिदैन, घर, फैमिली, सारा कुछ सिस्टम इधर है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं सिक्योर करना है। पैसा क्योंकि आपका कहीं लगेगा नहीं तो मल्टीप्लिकेशंस नहीं होंगी, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। तो जब तक आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं लेकर आते तो उस पैसे का फायदा नहीं है ना। आप तो बैठ के और पैसा अपने पास एक्सपेरिमेंट करे, रख के बैठ जाओ और खाते रहे, खत्म हो जाएगा पैसा। तो यही कंडीशन पाकिस्तान की है, यही कंडीशन हमारी आवाम की है। तो आवाम ने 2 साल बहुत सफर किया। मेरी इंडस्ट्री तो बाद में आती है, पहले तो मैं उस आवाम की बात करूंगा जिस आवाम ने बहुत सफर किया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू ऑल। भले हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, बट बीइंग पाकिस्तानी हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जी पाकिस्तान में हो क्या रहा है और कितने सालों से हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या इन्वेस्टमेंट करने लोग आते हैं तो वो उनका आखिरी जो सवाल होता है वो ये होता है कि सर इंस्टेबिलिटी बहुत है, तो आप कैसे सिक्योर करेंगे हमें। तो मेरा जवाब क्या होता है, मेरे पास रिबर्टल तो नहीं है कोई भी। आज मैं ऑन एयर आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ, मेरे पास रिबर्टल नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी तो पाकिस्तान में किसी चीज की भी नहीं है। अभी शो करके निकले तो बाहर क्या सिक्योरिटी है, कुछ पता नहीं, मोबाइल चल जाए, गाड़ी चल जाए, जान चली जाए, सिक्योरिटी तो नहीं है। इसी तरीके से अब मसला क्या है, प्रॉब्लम, मेरा रिबर्टल क्या होता है, मेरा रिबर्टल ये होता है, सर आपकी एज क्या हो गई है, वो कहते हैं जी 50 साल, 40 साल, 45। तो मैं कहता हूँ आपने 45 साल से जब से होश संभाली, इस काबिल हुए कि आपको पाकिस्तान समझ में आने लगा, पॉलिटिकल सिचुएशन समझ में आने लगी, बिजनेस या घर के मामलात, तो आपने किस कंडीशन में पाकिस्तान को पाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा सर ये निजाम चल रहा है और ये चलता रहेगा, लेकिन ये निजाम इस तरह नहीं चलना चाहिए। अब दुनिया के अंदर सऊदी नियॉम सिटी लॉन्च कर रहा है, दुबई ने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट अपने पास पार्क करवाई है, मतलब डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है रियल एस्टेट के अंदर। क्या ये इंटीग्रेशंस यहां पर नहीं हो सकती पाकिस्तान में? आ गया आपका पॉइंट। शकील अहमद सिद्दीकी साहब, आपने एक न्यूट्रल तज्जिया भी सुना, एक बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, और फिर सियासी तज्जिया भी सुना। इस पूरे इसना में आज एक वो था, एक प्रोटेस्ट था, पीर साहब पगारा साहब एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टियों को लेके अब पावर शो किया उन्होंने, धांधली है, सस्पेंड करें इस इलेक्शन को, इतना आसान है? देखें, पिछले प्रोग्राम में भी आपने इस मौजूद बात की थी और आपने कहा सड़कें बंद हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कुछ इन्होंने फरमाया वो तज्जिया नहीं, उनके खदशात हैं। और इन्होंने बड़ी मुनासिब बात की है कि जो मईशत है, क्योंकि हमारी सियासत का जो महवर है वो मईशत के गिर्द घूम रहा है। सही। मईशत जो है उसका इन्हिसार है बिजनेसमैन के ऊपर, ताजिरों पर। और इन्होंने बड़ी मुनासिब मिसाल दी कि वो परिंदे की तरह होता है, हल्की सी आहट से जो है ना वो उड़ जाते हैं, तो उसको मैनेज नहीं किया जा सकता, उसका माहौल दिया जाता है। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी मुझसे कहा कि आप कोई ना कोई इकबाल का जो शेर है, तो मैं मुझे वो भी याद आ रहा है इस मौके मुनासबत से कि आसमां होगा सहर के नूर से आई ना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, इस कदर होगी तरन्नुम आफरीं बादे बहार, निखते खाबिदा गुंचे की नवा हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ बिलखुसूस मईशत के हवाले से। मैं जो आसार देखता हूँ मईशत के लिए, वो बड़े, मैं उससे बड़ा पुरुमीद हूँ और मैं समझता हूँ कि उसका तसलसल जो है इस्लाहात का वो जारी रहेगा, उसे अच्छी खबरें भी आएंगी। ये माशी बातें कर रहा हूँ मैं बहैसियत बिजनेसमैन। क्या बात है, ठीक है, सही, ठीक है, तो ठीक है। ये मैं अब सियासी बात भी करवा लूंगा ना मैं आपसे, मैं सियासी भी करवा लूंगा ना। आपने एक ये भी कहा था कि आप कुछ भी कर लें, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भारी रकम दें या भारी कोई उन पर शर्त शराइत आ जाएं, वो कुछ भी करके कोई भी रिस्क लेके वजीर आजम के मनसब पर दोबारा बैठने के ख्वाहिशमंद हैं, और जो कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, आपके सामने है ये बात, अभी चंद दिन पुरानी थी और अभी इन चंद दिनों के दरमियान जो तब्दीलियां हुई, जो ख्वाहिशात सामने आई, जो अच्छा
बार बार ये बात होती रही है। वैसे मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं कि जी इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना ऐसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं तो करते। सर बिलावल साहब भी तो शेरवानी तैयार करके बैठे थे ना, उनके ख्वाब भी तो चिकनाचूर हो गए ना। नहीं, अभी तो ख्वाब किसी के चकनाचूर में। अच्छा नहीं, अभी बिलावल के क्या चांस? अभी तो हुकूमत बनी नहीं है ना। अब इतना बड़ा आप जो इनकलाबी तब्दीली इतनी बड़ी आप देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, आप सोच सकते थे उनसे इस किस्म की गुफ्तगू तवक्को आप कर सकते थे, लेकिन हुई बिल्कुल हुई। ठीक है ना। हम तस्वुर नहीं कर सकते थे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस किस्म के इंकशाफात करेंगे जिसमें उनकी मुकम्मल तौर पर उनकी साख दाव पे लग गई है। और मेरे दाएं बाएं बैठे हुए दोनों हजरात जो दोनों बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ख्यालात मैं समझता हूँ कि यकसा होंगे इस मौजू के ऊपर। ठीक है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये उम्मीद कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाना चाहिए, जायज़ है, वो होना चाहिए। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी ये उम्मीद जायज़ है, और अल्लाह ताला उनकी उम्मीदों को पूरा करे। जो मैंने ये बात कही थी कि वो किसी कीमत पे बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश के पेश नज़र की थी। ठीक है, आ गया। बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बिलावल साहब की शेरवानी तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब देखें, बिलावल साहब एक यंग लीडर की हैसियत से एक पार्लियामेंट में जिस तरह गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से, ये बिल्कुल उनका हक भी बनता है। और वो हमने कोशिश हक उनका नहीं बनता। नहीं, क्यों नहीं बनता? निश्चित से नहीं, इसीलिए तो विड्रा भी इसीलिए किया ना। अच्छा। देखें बिलावल साहब ने अच्छा, तो फिर 300 यूनिट बिजली फ्री हमें मिलेगी। देखिए, हम अपने सूबे की अब जहाँ पे हमें अक्सरियत मिली है, जहाँ हमें वोट मिला है, हम सिंध गवर्नमेंट बनाने जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो 30 लाख घरों की बात की है चेयरमैन साहब ने, और 300 यूनिट बिजली फ्री, तो हम इसकी इफ्तिदा इंशाल्लाह सिंध से करके दिखाएंगे। और हम अपने मंशूर पर एक एक नुक्ते पर अमल करेंगे। हमने जो ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कि रोटी और कपड़ा और मकान, ये तो हमारा मंशूर मतलब 1971 से है। अब जो इसमें जो तरमीम की, इसमें मजीद इजाफा किया चेयरमैन साहब ने। इंशाल्लाह हम सोलर के ज़रिए हम आवाम को ये सहूलत देंगे, तो और वो ताकि वो उन्हें बिजली के फिर ये ना कहिएगा कि वो सहूलत देने के लिए नवाज लीग हमें परेशान कर रही है। नहीं, हम 18वीं तरमीम हो गई है सर। नहीं, आप लोग ही उसी के बानी हैं, फाउंडर हैं, तो फिर ना ये ना कहिएगा। देखिए, अगर पाकिस्तान भर में हमें पूरे मैंडेट मिलता और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते, हम एक संजीदा सियासी जमात से मेरा एक ताल्लुक है जो कई बार इक़्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5। मौलाना साहब को क्या हो गया? ये मौलाना साहब ने फिर पीटीआई के लोगों से मुलाकात की, वो फिर वो कहते हैं ना बात शायद बनी नहीं। आप चूंकि मंझे हुए सियासतदान हैं, ये कुछ बताएंगे क्या खिचड़ी? देखिए, मौलाना साहब इंतहाई काबिल एहतराम हमारे उलमा भी हैं, हमारे मुल्क के एक बड़े लीडर भी हैं। वो देखें, जो पीटीआई के बारे में जो कुछ कहा मौलाना साहब ने, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। और जो पीटीआई ने मौलाना साहब के बारे में, यानी ये तो झगड़ा ही जमीयत उलमा इस्लाम का और तहरीक इंसाफ का था। दूसरी जमातों का तो इतना। मौलाना साहब कहते थे वो यहूदी एजेंट है, वो इससे भी, और वो कहते थे आप डीजल है। और अब आप देख लें कि मेरा ख्याल है कि दोनों ने अपनी अपनी जमातों पे पाबंदी लगा दी इस तरह के कलामात कहने पर एक दूसरे को। तो अच्छी शुरुआत नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम होगा। अच्छी शुरुआत। अब ये तो आवाम, अब देखिए आवाम फैसला करेगी ना कि मौलाना साहब क्या फरमा रहे थे उनकी जमात के लिए और वो क्या फरमा रहे थे। अब उन्होंने अगर एक दूसरे की टोपियां पहन ली है तो ये तो मैं तो समझ रहा हूँ कि इससे बड़ा एक हादसा कह लें, इससे एक तमाशा कह लें सियासत में। देखिए, मेरा एक संजीदा मौलाना साहब को ये मशवरा है, काश अगर वो, और ठीक है वो अपोजिशन की सियासत करें, वो उन्हें हक पहुंचता है कि वो हुकूमत में ना बैठे, और वो अगर इंडिपेंडेंट होके अपोजिशन करते, जितनी उन्हें एक सीरियत मिली थी कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में, वो अपनी बसात के मुताबिक अगर अपने मौकफ पे खड़े रहते तो ज्यादा बावजन होता जमीयत उलमा इस्लाम।
पीटीआई तो देखे, मैं तो उसको जमात ही नहीं मानता ना, जमात नहीं मानते। वो तो एक अलग सी बानी मखलूक पीटीआई ने है। कहा है कल कारोबारी हजरात कारोबार बंद रखें, हड़ताल कौन। सर जी, बानी पीटीआई के कहने पर अगर बनी गाला भी बंद हो जाए तो बड़ी बात है। वो अच्छा। पूरा मुल्क बंद करने की वो बातें करते हैं। वो तो देखें, वो तो अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। जिस कदर वो बंदा, जिस कदर उसने सियासत में यू टर्न लिए, जिस कदर उसने झूठ बोला, जिस कदर उसने नौजवानों को बहकाया, जिस तरह वो मुल्क की सलामती इदारों पर हमलावर हुए, जिस तरह वो उन्होंने अच्छा चले, उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा, उन्होंने जहांगीर तरीन के बारे में, जिसने उस पार्टी की बुनियाद रखी, जिसने उस पार्टी को पाला पोसा जवान किया। आप वो अलीम के बारे में क्या कहते थे, मतलब वो उनका, मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी जमात के लीडर नहीं है, वो एक आफत, एक मुसीबत के वो लीडर चले, थे। आपकी ये राय हो सकती है उनके मुतालिक। राना, तामीराती शोबा ग्रो करेगा या कि डेफिनेटली ग्रो करेगा साजिद भाई। जैसे नए रिफॉर्म्स लाने होंगे, मेरे भाई ने बोला कि ये तज्जिया नहीं खदशा था, तो खदशात की बेसिस पर इन्वेंशंस होती हैं, और इन्वेंशंस जो होती हैं ना, वो ज़रूरत इजाद की माँ है, ये आपने सुना होगा। तो जब तक नए रिफॉर्म्स नहीं आएंगे ना, तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप बैठे हुए पॉजिटिवली बोलते रहेंगे, आई एम पॉजिटिव। मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। इस वक्त हमें ज्वाइन किया, आप चेयरमैन आबाद हैं, आसिफ समसम ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में समसम साहब। जी आसिफ समसम साहब, नई हुकूमतें बन गई और नई उम्मीदें, तामीर और तरक्की का सफर, कितने पर उम्मीद हैं आप? एमएनएसटी मिलेगी जो हमें मिली थी इमरान खान के दौर में? देखिए, पहली बात तो ये कि वो एमएनएसटी जो मिली उसका आज तक समझ ही नहीं आई कि वो थी क्या। ठीक है, और उसको एमएनएसटी नहीं कह सकते हम। वो भी एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि जो भी इस सेक्टर में काम करे, लोगों को तरकीब देने के लिए, तो उनको एक इंसेंटिव दिया था कि उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो अमाउंट कब मिली, कैसे मिली। लेकिन बात ये है कि उसमें उन्होंने टाइम फ्रेम लगाई, टाइम फ्रेम के बाद वो 100D एक्सपायर हो गया। यहाँ पे एक इख्तलाफ है आसिफ समसम साहब, एक इख्तलाफी नोट ये भी आता है। आज आप चेयरमैन आबाद हैं, मुझे याद है मुतादिद आप पहले भी यही बयान दे चुके हैं, लेकिन आप ही के हल्के के लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे, ये भी तो आपको याद होगा। देखिए, ये हर इंसान का अपना नजरिया है सोचने का। हम तो जो समझते हैं, हमने पहले भी उस टाइम में भी हक बात की थी, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो पहले भी कोई हमारे काम का नहीं था। आज जब ये खत्म हो गया, सारी हुकूमतें चली गई, उसके बाद आप सब गवाए कि कहाँ है वो 50 लाख घर, कहाँ है वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने थे हाउसिंग के हवाले से, जो 100D के मामला थे, वो पहले भी ये कह रहे थे कि ये चीजें जब तक ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखेंगे, आप ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लेंगे, ये आप उसको एग्जीक्यूट कर नहीं पाएंगे। ये बातें छोड़े, अब बात है जो आज की बात मैं कर रहा हूँ कि आज जो आपने अभी कहा कि नई हुकूमतें बन गई, तो अभी वो नई हुकूमतें बनी नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन लोग आते हैं और क्या वो आने के बाद वो इस बात को सीरियस लेते हैं कि ये सेक्टर कितना अहम है मुल्क की मईशत के लिए। क्या वो ये वो समझते हैं कि इस सेक्टर को चलाने से लोकल इंडस्ट्री चलती है, इस सेक्टर को चलाने से मिलियंस ऑफ लोगों का रोजगार चलता है। क्या वो ये मानेंगे कि जो आबाद है या आबाद की जो टीम होती है, जो चेयरमैन होता है, ये प्रोटेक्टर होता है लाखों लोगों के रोजगार का, अगर वो तस्लीम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन नेचुरली बात है कि जो भी हुकूमत आएगी उसको मुश्किलात तो है, ये कोई आसान तो नहीं है। इस वक्त उनको ये बहुत बड़ा टास्क है कि नई हुकूमत आए, उसको टाइम लगेगा चीजों को ठीक करने में। हुकूमत कोई भी आए, हमारा तो कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम तो हर हुकूमत का साथ देते हैं जो रूल करती है, और इसलिए साथ देते हैं कि लोगों को रोजगार मिलना है, काम चलना है, टैक्स कल्चर को बढ़ाना है। आपको आप ये सेटअप, ये आसिफ समसम साहब, ये जो सेटअप यूनिस धागा और दीगर लोग जो चला रहे थे, जो अभी भी कुछ दिन बाकी है उनके, इन्होंने काम किया, इनको अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत ने, मैं तमाम की बात कर रहा हूँ, निगरान हुकूमत ने मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, इसी निजाम में रहते हुए पूरी अपनी एफर्ट्स भी की। मैं समझता हूँ गलतियां भी की होंगी इन्होंने, कुछ उनसे जो है वो चीजें नहीं भी हुई, मगर अगर मजमूई तौर पे बात करें
तो हमने तो ये भी कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को 6 8 महीने आगे ले जाएं, क्योंकि मुल्क का स्टेबल होना, माशी हालात ठीक होना ज्यादा जरूरी है, ना कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। लोगों को रोजगार मिलना ज्यादा जरूरी है। अभी आखिरी 3 महीने निगरान हुकूमत के ऐसे थे कि डॉलर में भी इस्तेकाम था, स्मगलिंग भी रुकी हुई थी और स्टॉक एक्सचेंज भी परफॉर्म कर रही थी। अभी वो थोड़ा उसका समर आना शुरू हुआ था कि हमारे सर पे एक और इलेक्शन आ गया। आज इलेक्शन हो गया, आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या आप मुतमईन हैं कि आगे हालात ठीक हो जाएंगे मईशत? सर दुआ तो कर सकते हैं। तो मैं यही सबकी सोच है। हम तो ये कह रहे थे कि देखिए मईशत चलना जरूरी है, लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है, लोकल इंडस्ट्री को चलना जरूरी है, लेकिन आप इन सारी चीजों को पशे कुछ डाल दें। तो मेरा ये मानना है कि आइन के हवाले से जो भी तशरीह होती है, जो भी ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि दुनिया में कोई भी कानून लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनता, लोगों के फायदे के लिए बनता है। और हम ये समझते थे कि अभी ये राइट टाइम ही नहीं था कि उसको इलेक्शन को फौरी तौर पे नाफिज करते और ले आते। ठीक है, आइन के तकाजे होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, ये हमारा लुक आफ्टर नहीं है। हमारा तो लुक आफ्टर ये है कि ग्राउंड पे क्या रियलिटीज है आपके सामने। आज जो नया सिस्टम आने को है, जो तैयारी हो रही है, उसके बाद आपको पता है कि ये वही सेटअप हमें नजर आ रहा है जो पहले जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से, निगरान हुकूमत के आने से पहले पीडीएम 2 बनने जा रही है, आपका ये कहने का मतलब है? तो आप सोचें कि हमें उम्मीदें तो हैं, हम तो उम्मीद तोड़ते नहीं है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम अच्छा सोचें, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छा मैसेज दें, मगर इसके बावजूद आपके सामने जो भी हालात है, ठीक तो है, हमारी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात भी ठीक कर दे, मईशत के हालात भी ठीक कर दे, और जो भी हुक्मरान आए वो ये सोच के आए इस बार कि मुल्क को डिलीवर करना है, खुद को नहीं देखना है, अपने मुल्क को डिलीवर करना है, मुल्क के लोगों को डिलीवर करना है, उनकी जो महंगाई है उसको कम करना है, जो रेट बढ़े हुए उनको रोकना है, क्योंकि 17 सेक्टर और भी हमारे सेक्टर के अलावा है जो इस स्टेट की वजह से बंद हो चुके हैं, ठीक है, बंद होने के करीब है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें चले तो सबसे पहले आने वाली हुकूमत को इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। सबसे पहले आने वाली हुकूमत को वो काम वो स्टेप्स लेने होंगे जिससे लोगों को रोजगार जनरेट हो, लोगों को रोजगार बढ़े। तो हम ऑफर करते हैं, हम कहते हैं हुकूमत, आने वाली हुकूमत से ये कि आप आए हमारे साथ बैठे, हमसे बात करें। हम चाहते हैं कि ये चीजें चल जाएं, काम लोगों के चल जाए, रोजगार। ठीक है, तो अगर ठीक है, की जरूरत है तो हम आते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद आसिफ सबसम साहब, आपने कीमती वक्त दिया। जी राना, मैं चाहूंगा वही से कंटिन्यू करें। एक और आप ही की इंडस्ट्री तामीराती शोबे के आप चेयरमैन है एसोसिएशन के, क्या कहेंगे? देखिए 17 इंडस्ट्रीज बंद होने के दहाने पर हैं, लेकिन एज पर माई स्टडी रियल स्टेट जो है वो 70 इंडस्ट्रीज को चलाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्रीज को चलाती है। मैं आप पहले भी आपके एक शो में ये बात कर चुका हूँ कि जब भी मुल्क की कंडीशन ऐसी हो, नीचे तबके तक आप बड़ा इजीली अगर थोड़ा सा आप उनका गुजर बसर पहुंचाना चाहें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें, आप डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें। अब बात यह है कि पॉजिटिव तो मैं भी हूँ, पॉजिटिव तो आप भी होंगे, पॉजिटिव कितना पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन उसको किसी सोल्यूशन पर पहुंचना चाहिए ना कि पॉजिटिव सोचते गरीब मर जाए। जो बेचारा वेजेस वाला है उसको हम कब तक बिठा के रखें, लेबर को कब तक बिठा के रखें, अपने पास से खिलाते रहेंगे, वो स्पून फीडिंग होती रहेगी, लेकिन एक टाइम तक होती रहेगी ना। जब तक नया पैसा नहीं अंदर आएगा, आप गेटवेज नहीं देंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे नहीं होंगे, मामला अच्छे नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा। आज आप ओवरसीज से बात करके देख लें, वो क्या आर दे एग्रीड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? सही, दे आरंट विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज दे नीड सिक्योरिटी। nobody talks about this whole कि भाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी किस तरह आएगी? नए रिफॉर्म्स, अच्छे रिफॉर्म्स, पॉजिटिव जो भी आती है गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, हमारी एक ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके ऊपर इनको बड़ा मेरा ख्याल है गहरी नजर रखनी चाहिए, फोकस करके और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट पाकिस्तान में बहुत ड्यू है, बहुत ड्यू है। हम कोट टाइप पहन के बाहर मुल्कों में घूमते हैं, The moment we step out of this country, we feel relaxed. Because पाकिस्तान में डिप्रेशन बहुत है। आगे आपका पॉइंट शाह साहब, देखें बिजनेसमैन को भी हमने मौका दिया कि वो बता सके, बात कर सके मौजूदा सियासी और इकनॉमी सूरत हाल पर। एक वो हमारे हैं मलिक रियाज साहब, आए दिन परेशान होते हैं,
बिजनेसमैन कह सर रहे हैं देखिए हमें ना, परेशान मलिक रियाज साहब का क्या कसूर है? मलिक रियाज साहब ने बहरिया पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड दे दिया, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे दिया, बताएं। लोगों को रोजगार और दे उनको दिया, एक है साहब, उन्हीं को भी लाखों परेशान। करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। हाँ। आप मलिक साहब को बार बार पुकारते हैं और हर चीज के अंदर उनको बुलाते हैं। क्या पाकिस्तान का कानून यही रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसान अच्छा काम कर रहा है, जो इंसान लोगों के लिए रोजगार मुहैया कर रहा है, जो इकोनॉमी में आपकी जीडीपी में ग्रोथ का बाइस बन रहा है, आप उसको एक साइड पर लगाकर हैंग कर दें? बताएं Why? सर चले। वो पहले कुछ ब्लैकमेलर मशहूर थे, अब वो बिजनेसमैन कह रहे हैं हमें हुकूमतें भी ब्लैकमेल करती हैं, तो मलिक रियाज को ब्लैकमेल कौन कर रहा है? देखिए मैं बताऊं आपको कि मलिक रियाज साहब का तो मुझे नहीं मालूम कि उसको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, वो खुद ब्लैकमेल तो हो जाते हैं, अच्छा खुद हो जाते हैं। खुद हो जाते हैं। देखिए ना, वो कौन सी हुकूमत आई जिसमें ब्लैकमेल नहीं हुए? उसकी हरकत ही ऐसी है ना। नहीं देखिए, देखिए, क्यों हरकतें ऐसी हैं? sorry, आपके में इंटरप्ट कर गया। देखिए मैं बहुत कुछ चलिए, मुझे इस पे जरा बोलने का आपने मलिक रियाज हाँ, साहब की, मैं हाँ, तो please। उसको बिजनेसमैन नहीं समझता, मैं तो उसको सर वो बिजनेसमैन है नहीं, तो आज करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं, लगा। उसने वो आपके बिजनेसमैन पाकिस्तान में कौन सा बिजनेसमैन था सर जिसने पाकिस्तान में? वो बिजनेसमैन नहीं है, वो क्या चलो है सर, आप अपनी बात अभी मैं करें, मुझे मौका ऑनलाइन दीजिए। जी, कुछ ऑनलाइन टॉपिक पे और चला जाएगा। जी, जी। चला जाएगा। आप छोड़े इसको, उसका काम जो है वो मैं नहीं समझता कि मैं वो जगह का भी नाम नहीं लेना चाहता कि उसका उस जगह का है। आप अपनी बात करें, बिजनेसमैन रेट की हड्डी है, और पाकिस्तान को अगर आगे ले जाना है तो बिजनेसमैन को आपने आगे रखना पड़ेगा, और बिजनेसमैन की वो तहफुजात या बिजनेसमैन की जो भी चीजें हैं, जो हुकूमत आएगी उसको सुनना नए पड़ेगा। रिफॉर्म्स बनाने और उनको नए रिफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, उनको उनके साथ बैठना पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ कि 2013 में जो पाकिस्तान था, उस वक्त मेरे भाई ने कहा ना कि बहुत 17 बंद होने जा रही है, उस वक्त तो बंद भी हो चुके थे और लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे। उसके बाद भी मोहम्मद नए रिफॉर्म्स की बहुत अच्छी बात करें। पहले सियासी लोग लड़ाई झगड़ा तो खत्म करें अपना अपना। आपने देखा कि वो मौलाना ने, लोगों का कोई झगड़ा नहीं, ये क्या पीटीआई और जेयूआई ने अच्छा नहीं किया कि हम इखलाक से आगे नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे को डीजल यहूदी फलाना फलाना कह के नहीं पुकारेंगे? नहीं, हमें तो हम तो उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। हमारा तो झगड़ा यही है कि आप किसी का नाम ना बिगाड़ें, आप किसी को गाली ना दें, आप ना दें किसी को गाली, किसी का नाम ना बिगाड़ें। हम तो ये कहते हैं, हमारा तो मुतालबा यही चीज है। इससे पहले भी सियासत रही है ना पाकिस्तान में, किसी का नाम बिगाड़ा किसी ने, या किसी को डीजल या किसी को खुदा ना कोई और नाम से पुकारा। बानी पीटीआई को गले लगाएगी नून लीग? कौन से पीटीआई को? बानी पीटीआई और उसकी जमात को गले लगाएंगे आप लोग? हमें गले लगाने से क्या उससे ताल्लुक है? वो एक अलग पार्टी अगर तो आप बड़े भाई बने ना सर, आप हुक्मरान हैं, आप हुकूमत बनाने के काबिल हो रहे हैं, तो सबको ले जाएगा, छोटे बड़े सब लोगों को। हम हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को इस्तेकाम देंगे, पाकिस्तान में बिजनेस लाएंगे। इन सारी पार्टियों का मैंडेट है, इनकी आप रिस्पेक्ट करें। पाकिस्तान का जो चेहरा मसा है उसको ठीक करेंगे, इस पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसको ठीक करेंगे। हमने वो जो आप जिनके नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूँ वो तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, वो ठीक होगा तो उसके बाद सभी गले लगा लेंगे। एहतजाज की कॉल दे दी है, साहब उसको गले लगा रहा है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि पीटीआई वाले एहतजाज से गुरेज करें। अभी रिसेंट आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं, अभी मुझे प्रोड्यूसर ने बताया। देखिए मैं बताऊं, पहले अमेरिका को भी उन्होंने कहा है कि नोटिस लें। एक शरारती बच्चा होता है ना, अच्छा, वो शरारत करता है, तो आपके घर में जब घुसता है तो आप उसको तंबे करते हैं कि इसको अंदर नहीं आने देना, ये बर्तन तोड़ देता है। अब 9 मई के बाद उनको क्या आप समझते हैं कि दोबारा उनको आप प्रोटेस्ट करने दें? तो शरारती बच्चे का जो मैंडेट है, उन्होंने दरख्त उस शरारती बच्चे के मैंडेट को तो तस्लीम करें। दरख्त जलाए, उन्होंने पार्लियामेंट के आगे कपड़े टांगे, उन्होंने जिन्हें पीटीवी पे हमला कर दिया, उन्होंने वो पुलिस अफसरों को मारा कूटा, आप मीडिया ने दिखाया। उसके बाद भी अगर आईजी साहब को आप क्या समझते हैं कि वो सिक्योरिटी की बात नहीं पगारा कह रहा है ये जो हुकूमत बनने जा रही है, होरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने कहा 10 महीने 8 महीने चलेगी हुकूमत। आज प्रोटेस्ट हुआ जी, कोई आपको नजर आया कुछ चीज खराबी हुई या प्रोटेस्ट था? बिल्कुल था, बड़ा पीसफुल था, पीसफुल होना चाहिए। सड़कें भी खोल ली उन्होंने, एम्बुलेंस को भी जाने दिया। अच्छा है, प्रोटेस्ट सब, वरना मैं तनकीद कर रहा होगा यहाँ बैठे किसी को तहफुजात हैं, प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट तो मना नहीं है। नहीं तो वो कह रहे हैं 8 महीने भी हुकूमत नहीं चलेगी, तो ये सस्पेंड करें इलेक्शन। मेरी बात ये है कि वो तो उनका देखे ना, वो और वो शरारती बच्चे के आप मैंडेट को तस्लीम करें। सबसे ज्यादा नशे से ले गया वो बच्चा। देखिए वो बच्चा जो है ना, मेरे बताओ, वो बच्चा आज भी रो रहा है, कल भी रोएगा, उसका तो काम ही रोना है। उसने तो इस पाकिस्तान को जिस उस पे लाके खड़ा किया, उसके बाद भी आप उसकी बात सर वो कहता था मैं सबको रुलाऊंगा, करने का सबको रुलाया नहीं उसने। किसको? वो कहता था सबको रुलाऊंगा ऐसे करके। वो खुद रो रहा है। अच्छा, उसने कहा था कि मैं सबको रुलाऊंगा, खुद रो रहा है। वो खुद रो रहा है, पूरी पार्टी रो रही है, पूरी पार्टी रो रही है। और किस तरीके से उनका जो हाल हुआ,
और हम ये नहीं कहते हैं कि उनके फ्लावर नहीं है, वो आप उनके पीटीआई फ्लावर की विशेषता होंगे। आपसे ज्यादा है जी। लेकिन वो इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन इंडिपेंडेंट है, कॉन्टेस्ट पार्टी किया नहीं है, पार्टी नहीं है। वो सीटें उनकी अब ज्यादा पार्टी है में लेकिन वो पहले पीटीआई नंबर- के हम पार्टी पहले वो नंबर पे मुंतखब करदा PMLN लोग हैं। पार्टी पीएमएलएन है पहले अच्छा। नंबर पे, पार्टी पीएमएलएन है पहले नंबर पे। आजादों की आप क्या बात है, आजादों का क्या गारंटी है आपके पास? अभी जब ये फाइनल होने जाएगा आपको पता चल जाएगा तो कौन फिर किधर है। नवाज शरीफ ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया? नहीं, नवाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और अनकरीब कहेंगे मुझे उन्होंने क्यों बुलाया? 2 सीटें लिए पहले जिन्होंने निकाला था अब उनको कहेंगे मुझे बुलाया क्यों? उन्होंने अगर मुझे वजीर आजम नहीं बनाना था। नहीं, वजीर आजम का कोई उनका वो नहीं है। अच्छा। मेरे भाई से भी मैंने इख्तिलाफ किया था, पहले भी प्रोग्रामों में किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किसी ऐसी वज़ीर आज़म तो फिर बिलावल साहब को बनवा देना, शाह साहब बिलावल साहब को बनवा दें इसको वजीर आजम के लिए। क्या वो सुटेबल नहीं है कैंडिडेट? वो पीपल्स एक पार्टी का पार्टी के कैंडिडेट चेयरमैन है, ठीक है, उसका भी राइट है, एक पार्टी के चेयरमैन, जब उन्होंने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें हमारा नहीं हक बनता, हम नहीं, उनको शायद नजर आ रहा है कि आप लोग 8-6 महीने चलोगे खामखा। ये आप देखें ना, अगर ये बददुआ दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बददुआ है कि अगर आप ये बददुआ दें 5-6 हम तो अब तो दुआ देंगे 5 साल पूरे करें और 5 साल ये कोलिशन जो हुकूमत बनेगी जिसकी भी बनेगी उसको चाहे वो पीटीआई बना ले, और मैं भी हमने अपने तो को दावत दी है, वो बना लेना, वो बिल्कुल कोशिश करें लोगों से मिले, वो तो किसी से मिलती नहीं है। पहली दफा हमने देखा कि वो मिली है वो जो जिनके साथ बहुत सख्त इख्तलाफ था, और हमें तो बड़े खुशी का मतलब खुशी हो रही है कि वो दोनों अगर शक्कर और वो रहे एक दूसरे के साथ तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। नमक और शक्कर देखे शीरो शक्कर ना, कहते हम तो इसको अच्छा जब मरियम नवाज जी गरीब खुदा बख्श में जिए भुट्टो का नारा लगा सकती हैं तो ये क्यों नहीं लगा सकते? हम ये फिर भी लगाएंगे जिए भुट्टो का, क्योंकि भुट्टो साहब शहीद हुए, हम उसकी शहादत पे तो हम बिल्कुल भी हम तो उसके गरीब खुदा बख्श में जाके बिल्कुल लगाते हैं उसका उसकी नारा। बेटी के साथ क्या किया था? उसकी तस्वीरें फेंकवाई गई थी, किसने? कैरेक्टर एसोसिएशन कोई भी बेनजीर साहबा की हुई थी। कोई भी गलत काम करेगा उसकी मुखालफत मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है, और उसके बाद मिसाक जमहूरियत हुआ है, बहुत गलतियां थी। चले भूल गए, मिसाक जमहूरियत हो गया था, बस मैं भी उसको छेड़ूंगा नहीं। दोनों ठीक साइड से हुआ है था, शकील साहब, उसके बाद उन पे आ बैठे गया शकील साहब, और आज मिसाक आपने देखा जमहूरियत हो मोहम्मद गया। नवाज शरीफ साहब के मुंह से, आपने शहबाज शरीफ के मुंह से ऐसी बात पूरे इलेक्शन में नहीं सुनी शकील साहब, मिसाक जमहूरियत हो गया। आज फिर एक और डेवलपमेंट थी कल कि पीटीआई और जेयूआई वाले भी उन्होंने कहा कि भाई एक दूसरे को नवाजेंगे नहीं अलकाबाद से, अदब व एहतराम और अखलाकियात। वो कहते हैं ना दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि माजी में ऐसे बहुत से मामला हुए लेकिन वो फिर इक़्तिदार का शहद आएगा और फिर सब बलिया बेट। ये इसको आप दोनों पहलू से देख सकते हैं कि मतलब इसको अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, भाई यही होना चाहिए, बाहम शीरो शक्कर ही होना चाहिए सबको एक दूसरे साथ। और मनफी अंदाज में आप देखना चाहें तो अब आपके सामने ये चेहरे आया हैं, उनके वो पुराने टीवी के प्रोग्राम, बयानात, जलसे, वो भी आपके सामने मौजूद है और अब के भी मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कहना चाहूँगा ना वो ये कि कहते हैं कि अभी शाह साहब फरमा रहे थे या मेरे भाई इन्होंने बाजवा साहब ने कहा कि मैं पीटीआई को जमात नहीं मानता, ये कह रहे हैं कि जो मलिक रियाज को बिजनेसमैन नहीं मानता, इमरान खान शरारती बच्चा है। इमरान खान शरारती बच्चा है। अच्छा, अब उसके बाद जब हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कह दो अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बात यह है कि आप कहते हो पीटीआई ने जनाब वो एक ऐसे माशरे को जन्म दिया, नौजवानों को जो है वो गालम गलोच सिखाई। वो कौन सी गालम गलोच सिखाई? वो यही बातें तो थी कि मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें चोर समझता हूं, मैं तुम्हें डाकू समझता हूं, यही थी ना। आज आप भी वही कह रहे हो। ठीक है, आसिफ समसम साहब को आपने सुना, ये मेरे भाई बैठे हैं इनको आपने सुना। आसिफ समसम साहब वो बात नहीं कह सके, लेकिन आपने उनसे सवाल ये किया था कि आप तो बहुत खुश थे उस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर जो 1 साल चली, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकी वो एमनेस्टी स्कीम कामयाब, बाद में क्यों वो लोग मायूसी तारी हुई? उसकी वजह ये थी सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसको होने नहीं दिया, लोग भूल गए। 31 दिसंबर 2021 उसकी आखिरी तारीख थी, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक उस एमनेस्टी स्कीम को यहाँ पर नहीं होने दिया गया। और जब 50 लाख घरों की बात थी, वो ये बात थी कि जी जब इमरान खान साहब से कोई पूछता था कैसे देंगे, तो बोले भाई ऐसे तो दूंगा मैं, एमनेस्टी स्कीम मैंने दी है ना इन लोगों को, बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसमें सरिया सस्ता हुआ, सीमेंट सस्ती हुई, मकानात की कीमतें सस्ती हुई, पैसा नहीं पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट। आज जब आप ये फरमा रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने 300 यूनिट बिजली सस्ती करने की बात की, वो सोलर प्लेट से हो जाएगी। अच्छा, कैसे हो जाएगी वो सोलर प्लेट से? आप बता दें, मुफ्त में देंगे आप उसको। सोलर प्लेट के दौरान 6 घंटे होता है, ठीक है। बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा रात को होती है, तो रात के लिए अब बैकअप भी चाहिए।
सही। बैटरी बैकअप भी चाहिए उसको, कितनी सोलर प्लेट होगी, कितने का बैटरी बैकअप होगा, 3 गुना कॉस्ट बढ़ जाती है उसके ऊपर। क्या मुफ्त में देंगे आप? क्योंकि आपने दावा तो मुफ्त में देने का किया है, ऐसे ही है। कैसे देंगे बताएंगे? आप पीटीआई को जमात नहीं मानते। यूरोपीय यूनियन का एलानिया मैंने आपको अभी ऑफलाइन में बताया था, वो कहती है कि अगर इंतखाबी नताज में कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो ये वाज़ेह है कि पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई की जबरदस्त हिमायत की है। ये उनके अल्फाज हैं यूरोपीय यूनियन के इस इंतखाबात के हवाले से। आप कहते हैं पार्टी नहीं मानता, आप कहते हैं जी मलिक रियाज को बिजनेसमैन नहीं मानता। वो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, अभी आपने फोन पे सुना, मैं खुद बिजनेसमैन हूं, हम कहते हैं मलिक रियाज बिजनेसमैन थे। आप इस रवैये के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह है ना, है आप इस रवैये के साथ आपको हुकूमत दे दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, फिर आप कहते हैं कि जी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसके ख्वाहिशमंद नहीं है। फिर आप ये भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा बद्दुआ है। वो किस चीज की बद्दुआ है? अगर वो ख्वाहिशमंद नहीं है तो भाई सुकून से बैठ जाए, फिर बद्दुआ तो नहीं हुई ना बिलावल भुट्टो साहब जो कुछ कह रहे हैं, फिर तो उसको दुआ ही समझे आप। ठीक है, बद्दुआ कैसे हो गई वो? अगर आप ख्वाहिशमंद नहीं हो तो, आप ख्वाहिशमंद हो तभी तो बद्दुआ कह रहे हो आप उसको कि जी उन्होंने कहा कि जी वो हुकूमत चलेगी नहीं, तभी तो ये बद्दुआ का लफ्ज इत्तलाक होगा ना उसके ऊपर। सही, ठीक है, तो ठीक है। मैं ये टाइम इस चीजों में वेस्ट करेंगे। मलिक रियाज साहब नई डेवलपमेंट करेंगे। मैं आता हूं, पहले बाजवा साहब का टाइम है ना, जिसका जो टाइम है टिंकर बोलते हैं, उनका बोल रहा है यहाँ पर सब पैनल उनका बोल रहा है। मैं बाजवा साहब को टाइम दे दूं ना, यही काम है। चले बाजवा साहब आपका टाइम है, क्योंकि मैं अकॉर्डिंगली लेके चलता हूँ सबको। आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि ये देना आसान नहीं है। सियासी नारे तो लगा लेते हैं अवाम को एंटरटेन करने के लिए। नहीं देखें, ये जहाँ तक कहा कहना है हमारे चेयरमैन साहब ने जो अपने इलेक्शन में जो मंशूर में जो हमने शामिल किया 300 यूनिट बिजली और 30 लाख मकान और जो दीगर मामला, तो इंशाल्लाह उस पर हम सिंध गवर्नमेंट में अगर नहीं करेंगे तो आगे हम जवाब दे होंगे। बिल्कुल हम जवाब मुतासरीन को कितने घर दिए आप लोगों ने? देखें जी, वो जो 2 लाख घर बना के दे चुके हैं बकाया निगरान हुकूमत। 2 लाख बहुत बड़ा फिगर है बाजवा साहब। वो कहाँ बने हैं, किस मिट्टी में बने हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में आप इनके तमाम डिप्टी कमिश्नर को आप फोन मिलाएं, पूछें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में घर बने, जहाँ जो घर मुतासर थे सैलाब ज़दगान के, उन्हें घर बनाकर सिंध गवर्नमेंट ने दी और हमने चाबियां भी दी हैं। और जो ये जो काम अभी थोड़ा डिले हुआ है, ये हम 8 लाख तक पहुंच गए थे। ये जो 3 महीने का निगरान दौर की वजह से डिले हुआ है, उसमें भी एहतजाज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरानों से कि भी इनकी फंडिंग ना रोकी जाए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, हम कोई झूठे दावे करने वाली जमात नहीं है। धांधली बहुत की है, आप पर इल्जाम है। पीपल्स पार्टी ने ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा और पूरा क्लीन स्वीप। आप देखें, अगर हमने धांधली की होती तो कराची से MKM 17 MNA और 28 MPA ले जाती। नहीं, यहाँ तो भांड वाली है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सिंध में तो हमारा मुकाबला कौन सी जमात से था? कौन सी जमात हम पे इल्जाम लगा रही है? मुझे वो जमात का नाम बता दें। नहीं सर, पीर पगारो कह रहे हैं कि मुझे पहले से पगारा काबिल एहतराम मोहतरम बुजुर्ग रूहानी पेशवा हैं, बहुत बड़े, हम उनकी मैं बहुत एहतराम भी करते हैं। सियासी तो हैसियत कुछ भी नहीं है उनकी। अच्छा, क्या थे उनके पास? कौन से कैंडिडेट थे? 4 कैंडिडेटों के आप नाम बता दें उनके पास। तो जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, जो आप देखिए, गौस खान मेहर साहब जीतने वाले थे, हार गए, जतोई बिरादरान हार गए, ये सब हारे ना। जीडीए की छतरी तले थे ना। जितोई साहब, लियाकत जितोई साहब, ये तो जीडीए का हिस्सा थे ही नहीं। ये तो पीटीआई का हिस्सा थे। ये तो छोड़ते रहते हैं, कभी जमातें बदलते रहते हैं, ये तो कभी पता ही नहीं। आप लोगों ने धांधली नहीं की, सारे शरीफ बिल्कुल नहीं की। आप मुझे बता दें कि हमारे सामने उम्मीदवार ही नहीं थे। पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मुकाबला ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, अवाम ने हमें वोट दिया 4थी मरतबा। क्या हम धांधलियों पर खड़े हुए? ऐसा कुछ नहीं है, ये इल्जाम है। जो जीडीए था, जीडीए तो अपना वजूद इलेक्शन से पहले खो चुका था। उनकी तो पूरी की पूरी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुकी थी। उनके पास तो था ही कुछ नहीं। बकाया ये इल्जाम लगाना कि हमने धांधली की है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप किसी भी जमात, आप कोई भी पार्टी है जिनसे हमारा मुकाबला था, वो अपने कैंडिडेट ही बता दें। उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, ना जमात इस्लामी के पास थे, ना पीटीआई के पास थे, ना जीडीए के पास थे।
MKM वो कराची में जो भी उन्होंने लेन देन किया है, जिनसे भी किया है, वो खुद जिम्मेदार होंगे। चले, आगे आपका आगे जिन्होंने उन्हें दोबारा इख्तियार दिया, जिन्होंने उन्हें दोबारा बंदूकें दी, वो जाने। और अब से दोबारा बंदूकें दी पर इल्जाम भी लगा दिया। लास्ट में सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, आप कंटिन्यू करें तो फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मलिक रियाज साहब माशाल्लाह से बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। उन्होंने पिंडी से स्टार्ट किया और कहाँ से स्टार्ट किया, आप सबको उसकी जर्नी का बहुत अच्छे से अंदाजा है। ठीक है, हर उस हुकूमत बंदे में ने- वो ब्लैकमेल क्यों होते हैं? हर देखें वो चाहते हैं, मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बता इफ यू आर अ बिजनेसमैन तो आप कहते हैं स्टेबिलिटी रहे, ठीक है ना। बिकॉज देखिए मैं आज अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो आपने मुझे किसी वजह से यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा है तो बुलाया है, True. ठीक है। तो मेरी भी कुछ स्टडी होगी, रियल एस्टेट पे भी स्टडी है, अपनी रेलेवेंट बिजनेस पे भी स्टडी, पाकिस्तान के डायनामिक्स पे भी स्टडी है। मैंने एक चीज देखी है, जब भी हुकूमत इलेक्शन मामला आते हैं मलिक साहब फैसिलिटेट करते हैं। आई डोंट नो आई हैव टू टेल दिस और नॉट, लेकिन ये है कि जी आप ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहे, ठीक है ना। सही। अभी पेट्रोल का मसला हुआ तो फ्री पेट्रोल दिया लोगों को, जितना कर सकते हैं अपने एंड से, लोगों को खाना खिला दिया, ठीक है। हर तरीके हॉस्पिटल्स फ्री इलाज हो रहा है, यतीम बेवा उनके किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया। नहीं तो क्या जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें होती है 3500 वो क्या मलिक साहब से भत्ता लेती है क्या? मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? हुकूमत भत्ता नहीं, बिजनेसमैन ये चाहता है कि मुल्क के अंदर या अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टेबिलिटी रहे, ठीक है ना। स्टेबिलिटी किस तरह रहे? स्टेबिलिटी रहेगी तो बिजनेस जनरेट होगा, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बिजनेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो उनकी हमेशा से ख्वाहिश ये रहती है कि लड़ाई झगड़े फसाद ना हो मुल्क के अंदर, सब मिलके जो भी गवर्नमेंट बन रही है जिस तरह भी चल रही है तरीके से चले, ताकि उनका भी बिजनेस चले, उनका भी चले। हर बिजनेसमैन यही चाहता है, हर बिजनेसमैन की। ये आरओ प्लांट पीके वाले साहब बैठे हुए, आप इनसे पूछ लें, अब लियारी में इन्होंने सप्लाई देनी है पानी की, उधर रास्ते बंद हो गए तो किस तरह सप्लाई देंगे? सही, ठीक है। आगे आपका पॉइंट। शाह साहब टाइम बहुत कम है, आप पर बड़ा वजन डाल दिया शकील सिद्दीकी साहब ने, इखलाकियात के सारे मामलात भी आपके गले में हैं, और फिर आप शरारती बच्चा भी कहते हैं, फिर आप मलिक साहब को बिजनेसमैन भी नहीं कहते। ऐसा ना करें ना सर, अगर कोई अपना कोई काम कर रहा है इस मुल्क के लिए तो अप्रिशिएट करें ना उसको। मलिक साहब को तो आपकी कोई भैंस तो नहीं चुराई जैसे मलिक साहब ने। आपने बात की, देखें मैं बताऊं कि 16 का पाकिस्तान, 17 का पाकिस्तान, उसके बाद जो पाकिस्तान उनको मिला उसका जो हशर नशर कर दिया, आज आप उसको क्या नाम दे रहे हैं? मैंने तो जिंदगी में ये कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि गैस नहीं होगी घर पे, लकड़ियाँ लोग जला रहे होंगे। मैंने तो ये कभी नहीं देखा था, पहली दफ़ा मैंने देखा कि लोगों के गीजर बंद है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है आपकी। तो देखें मैं इस मुल्क की जो हशर नशर कर दिया, मैंने तो ये भी देखा कि निगरां हुकूमत में 20 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस भी दे दिया गया। ना नहीं वो उस पे ना आए, क्यों नहीं आऊं? ये मैंने देखा कि वो उनका डोमेन था, ये तो मुंतखब हुकूमतें हैं, वो फैसले करें। दौरानिया देखें उस साहब का, जिसको आप शरारती नहीं कह रहे, उसको बहुत प्यारा बच्चा कहते हैं मेरे भाई, उसको प्यारा बच्चा ही कहते ना। तो वो प्यारे बच्चे ने जो 47 महीने में या 45 महीने में जो हशर पाकिस्तान का किया, जो अभी तक नहीं संभाला जा रहा। मैंने नहीं कहा, नहीं मैं तो प्यारे बच्चे को मैं ना मानूं, किसी को भी ना मानूं। नवाज शरीफ साहब प्यारे बच्चे, वो भी तो सचिन जंदाल और नरेंद्र मोदी से मिला करते थे। देखे ना, प्यारा बच्चा जो है उसको आप संभाल लें। हमने कहा जी उनको आपने जितना भी वोट देना है, जितने इन्वेस्टमेंट करनी है, जितने आपने पेमेंटें दिए, जितना पैसा आपने उनको दिए, उसके बावजूद इस पाकिस्तान में कोई दूसरा सियासतदान आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, अल्लाह से दुआ करें, इसको सपोर्ट दें, जो भी हुकूमत सपोर्ट देनी चाहिए। 60,000 रुपए आप इस वक्त लगे हाँ। मलिक साहब तो रिश्वतें दे के तो उसका हशर नशर है। तो मैं समझता हूं भाई आप अपने ऊपर ना लें, बेहतरीन आप माशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे बिजनेसमैन हो, पीके वाले भी हमारे बड़े खूबसूरत साथी हैं। बिजनेसमैनों को मान 40,000 लोगों को दिए, हमने आपको दिए, आपको 13 में आपको ताले खुलवा दिए, आपके जो पाकिस्तान से भागे हुए लोग थे जितने बिजनेस में वापस लाए, अमन अमान दिया आपको, यहाँ पर एक अच्छा पैकेज दिया। आपकी हुकूमत आती है तो आप जो इंडस्ट्री के ऊपर मैं समझ गया इख्तिताम की तरफ जा रहे शकील साहब। सब देखें वो कह रहे हैं हमने सब तो दे दिया आपको। मलिक रियाज साहब अगर रिश्वत देते थे, रिश्वत देने की हालत में कौन होता है? जो हुकूमत में होता है, ठीक है। अगर वो रिश्वतें दे रहे कि उन्होंने बिजनेस किया है तो रिश्वत ले लेके बिजनेस किसने किया है, इसका जवाब ये देंगे।
दूसरी बात कि अगर तो जैसे बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन बड़े जबरदस्त हुए, उसका नतीजा देखें एमक्यूएम इतनी सीटें नहीं ले, अगर ये मेयार है कि एमक्यूएम की सीटें 17 आ गई हो और इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, अगर ये मेयार है इलेक्शन के शफाफ होने का, बेहतर होने का, तो फिर तो बहुत खूब मेयार है। और अगर ये मेयार है कि जी मैं पीर पगारा साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, काबिल एहतराम है और बहुत जबरदस्त हैं, और उनकी हैसियत क्या है, यार दो जुमले अलग अलग हैं बिल्कुल। ये दो नहीं, मैं सियासी हैसियत की बात कर रहा हूं, पर्सनल अलग है, सियासी हम तो सियासी हैसियत की बात कर रहे हैं। सियासी नहीं है ना, हम जीडीए में क्या है, उनके सारे भाई हार गए, वो फैमिली हार गई। एहतराम किस चीज का करते हैं आप? वो किस चीज का एहतराम कर रहे हैं आप? पीर की अपनी जो मतलब रूहानियत के एहतराम में एक शख्स रूहानियत रखता है और उसमें सियासी शऊर नहीं है, यार कमाल की बात है। शऊर भी होगा, ठीक है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम बात करते हैं, हम सब उनके उम्मती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ सियासत का इजरा वहां से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिस रियासत मदीना की बात हमारी बाज़गश्त होती रही है, वो रियासत मदीना की इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, ठीक है ना। लफ्ज़ सियासत का सही इतलाक वहां से होता है, ठीक है। तो मैं ये जो लफाजी है, इनके जो तजादात हैं, पहले तो आप लोग खुद दाएं बाएं बैठे हुए हैं, दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उस पर गौर कीजिए आप क्या कह रहे हैं। आपका एक जुमला उसके अगले जुमले की तरदीद कर रहा होता है। मरियम साहब सीएम पंजाब ठीक कैंडिडेट है। देखिए अब चूंकि उनके पास अक्सरियत है उसकी और वो बन सकती हैं, तो इसमें पहली बार तो चॉइस ही नहीं है ना खवातीन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक अच्छी अलामत है। अगर कोई सीएम खातून सीएम होती है, एक अच्छी अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा को आज तक इस बात पे याद रखा जाता है कि जी वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, तो इसकी यकीनन जो है ये एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि कोई खातून वज़ीर आला भी बने, तो इस हवाले से तो अच्छी बात है। मुझे लेकिन फिर वो भी याद है, मरियम साहबा कहती थी इमरान खान बचो, हाँ तो फिर सीएम पावर देखें वो तो सीएम बनने से पहले इमरान खान अभी जेल में थे, मरियम नवाज मरियम औरंगजेब के साथ गई और जेल की सलाखों के बाहर उन्होंने जो उनके साथ डायलॉग किए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा, तो अभी तो उनके पावर थी नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हमारे मुल्क की इस किस्म के जो हसास मामलात हैं, वो जो कुव्वतें चला रही हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगी। उसकी वजह यह कि मैंने तो अभी आपको सिर्फ 2 जुमले पढ़ के सुनाए थे, पूरा मैंने यूरोपीय यूनियन का एलामिया आपके साथ शेयर किया है और बड़ी खतरनाक बातें की। ये शायद ये बात उस सैफर से ज्यादा खतरनाक है, और ये मैं कोई राज तस्बाम नहीं कर रहा। तो यूरोपीय यूनियन का ये स्टैंड, जहां तक मैंने स्टडी की है पाकिस्तान के अफेयर्स पर, पहली बार इतना बड़ा एक्शन के हार्ड स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे इलेक्शन पे सवालिया निशान। इलेक्शन पे सवालिया निशान नहीं, आखिरी जुमले तो उनके ये हैं कि जी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जो आला तरीन रुकन है उनको मुखातिब करके और उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम उसमें शामिल है, एमक्यूएम का नाम शामिल है, पीपल्स पार्टी का नाम शामिल नहीं है, ठीक है। उन्होंने नाम लेके ये बात की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। अब आप बाकी ये मेरे अल्फाज देखो, हमारी शफाफियत पे तो फिर यूरोपीय यूनियन खामोशी मतलब शफाफियत नहीं है, खामोशी का मतलब शफाफियत नहीं है। बात ये म्यार आपने दिया है, ये म्यार अभी अभी आपने मुकर्रर किया है कि जी एमक्यूएम को देख लें, ठीक है, इलेक्शन इतने अच्छे हुए हैं कि एमक्यूएम। ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में धांधली की है, तो अगर हम धांधली करते फिर हम यहाँ पे भी कर सकते थे। पीपल्स पार्टी ने धांधली नहीं की है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं कि उनको ये जो दुश्मन मालिक हैं या बाहर जो बैठे हुए हमारे इस मुल्क को जिस हिस्से से देख रहे हैं, उनको नवाज शरीफ साहब बुरे नजर आते हैं। नहीं करें, इवेंट फील्ड का है ना करें ना सर, हम बाहर अपनी प्रॉपर्टियां भी बनाते हैं, फिर हम कहते हैं बाहर वाले में ऐसे देखते हैं। आप दुनिया में काम नहीं करते? हम बाहर इलाज भी करवाते हैं। नहीं करेंगे तो अपने मुल्क के लिए करें सर। करें, मुल्क में भी करते हैं। आप मुल्क में भी देखें ना, आपने 3 दफा निकाला उनको, 4 दफा, अब आपका क्या मतलब है? आप इस मुल्क में वापस आके काम करना चाहते हैं? आपको निकालते हैं, उनको काम क्यों निकालते? कौन लोग हैं वो ये आपको निकालते हैं? जो आज कह रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं कि जी वो ये वो फलां, अरे देखे आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको बता ही नहीं, तो इन निकालने वालों का कुछ हल करेगा फिर, आपके कोई हल निकाले ना आप लोग। आप इन पर कीचड़ उछालते हैं। यहूद नसारा आपको कभी पाकिस्तान, ये एटमी मुल्क है पाकिस्तान,
इसको कभी माशी एटम नहीं बनने देंगे। अभी वो बाजवा उसकी मौलाना साहब की मुझे देखो स्टेटमेंट ना, याद आ रही है, वो कह रहे हैं मैंने नहीं इनका फैसला का नाम नहीं ये लिया। पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखेंगे, ये ऐसे बयान देंगे। ये तो फलस्तीन में इनको बच्चे नजर नहीं आ रहे जो रोजाना जिस तादाद में भर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और इनको जो ना पाकिस्तान में इलेक्शन और क्लिफ्टन के ऊपर जो ना लाठीचार्ज नजर आ जाता है। खुदा को माने। ये तो आप जब ड्रोन आप हमले ये यहाँ बताएं पे ना, हुआ करते आपके थे वो तब आप बम्बारियां नजर हुक्मरान नहीं थे, तब आती। आपको ड्रोन हमले नजर नहीं आते थे। वो बम्बारियां नजर नहीं आपकी आती। हुकूमतों में यहाँ पाकिस्तान की सरहदों पे ड्रोन ड्रोन हमले हमले हुए। किसने किए थे? वो ड्रोन हमले किसके वक्त में हो रहे थे? आपके और वक्त में नहीं किसने हुए? उसको ड्रोन हमलों की हमायत की थी? और किसने उसको कहा था कि वेलकम, हम पत्थर के दौर में चले जाएंगे अगर हमने इजाजत नहीं दी? कौन था वो? मुझे तो इतना वो याद है कौन पीटीआई था? के दौर में कोई वो ड्रोन हमला नवाज नहीं हुआ। शरीफ के दौर में नहीं हुआ था। नवाज शरीफ का मोहतरमा का और नवाज शरीफ का स्टेटमेंट ले लें कि ये पाकिस्तान में आ रही है जंग, ये बयान आप निकालें, आप अपना वो ठीक करें। लंदन में ये बयान था मुश्तरका कि ये जंग अफगानिस्तान की नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई ला रहा है, ये पाकिस्तान में ला रहा है और पाकिस्तान में आ गई थी ये जंग। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आप ये जो बात कर रहे हैं यूरोपीय ममालिक या तीसरी चौथे, वो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ वो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के दाखिले में उसमें दाखलत नहीं करनी चाहिए। वो अपने आप को ठीक करे, पाकिस्तान से हट के दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ जो जुल्म हो रहा है उस तरफ भी नजर रखे ना। फलस्तीन में भी देखे ना, वो बच्चे जो शहीद हो रहे हैं, उस बच्चों के ऊपर भी तो थोड़ा सा रहम करें। फलस्तीन से पहले पाकिस्तान में देखे, जो पाकिस्तान में कोई नहीं हो रहा है, ठीक ठाक है, कोई ठीक है, बेहतर है। आप जाके मुर्गियां खा रहे हो, असली देसी मुर्गियां खा रहे हो, वहाँ वाक के लिए आपने जो ना जेल के दरवाजे बड़े कर दिए, गेट वो हाई कर दिए। वो पीटीआई वाला नहीं है सर। नहीं, मैं न्यूट्रल और मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करूंगा कि स्टेबिलिटी हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई अब ये रिवायत छोड़ देना, ये बदले छोड़ देना। 9 मई हुआ है ना, ये बदले छोड़ दे। सुनिए। आप आज लाइव कहें हमने खान साहब को माफ किया, आए खान साहब भी, अगर अल्लाह उनको जेल से निकाले, वो हमने केस तो- खत्म करें, हमने हम खान साहब- गले लगाने के लिए तैयार हैं। हमने खान साहब पे अपना कोई केस तो नहीं किया, मुकदमा चोरी का तो हमने नहीं डाला कि हमारी भैंस चोरी की है उसने। हमने तो उसको नहीं कहा कि हमारी कोई गड़ी चोरी की है। नहीं, ये अली वो तो अमीन भाई गंडापुर, ये अली देखो, मोहम्मद देखो, खान, हुकूमत- मुराद सईद, देखो, ये शाह महमूद कुरैशी, अली इमादिल, ये सब किसने बंद ये किए? जिसके किसने नाम पे बंद पढ़ा किए उन्होंने भाई? केस किए ना। हमने बंद किया क्या? हमने उनको कैद किया क्या? अब अगर किसने अल्लाह किया? में शकील हुकूमत है साहब? ना, लेकिन अब किसने किया ये? बता देता हूं आपको, जिस वक्त ये चीनी चोर कहां से आया लफ्ज चीनी चोर? इधर से आया था। हाँ, चीनी चोर कहते किसको कहते थे? जहांगीर तरीन को। सही। जो ही उसने पार्टी बदली, अब वो जनाब अली इत्तेहादी हो गए, वही जहांगीर तरीन। यार ये तो आपका मेयार है, बताएं। ठीक है ना? नहीं, जहांगीर तरीन आप बात कर रहे हैं ATM अलीम खान, हाँ। आपकी ATM आपकी बंदूक के नोक पे रहता था, ATM था। हाँ, ठीक है? हाँ। जो ही उसने पार्टी बदली, वो आपके लिए चहीते नहीं, हो गए। ATM था, यार हमारे भी कह रहे हैं, ATM था। आप सोचे तो सही। अच्छा, था उनके वो। लिए एटीएम था, आपके लिए क्या था भाई? आपके लिए हम उनके मुखालफत में गलत नहीं, कहाँ मुखालफत वो लोगों को में? तोड़ रहे आप हैं। सीधे पौड़े जांच एक चला नवाज रहे शरीफ थे। हैं। वो हमारे मैंडेट उन्होंने चुराया पंजाब में, हमने किसी का मैंडेट नहीं चलो चुराया। चलो, ऐसी उम्मीद के साथ मेरा मुख्य आबाद रहे, साजिद से इजाजत दीजिए। मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।